नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। चुनाव से संबंधित बड़ी खबर है जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर हमलावर हैं और विपक्ष के निशाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त फिर से हैं। एसआईआर को लेकर तमाम नए खुलासे हो रहे हैं, उस पर भी बात की जाएगी। लेकिन अभी बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर की, जो अचानक चर्चा में आ गए हैं। और मणिशंकर अय्यर चर्चा में इसलिए आ गए हैं क्योंकि मणिशंकर अय्यर की तारीफ आजकल भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। ऐसे नेता कर रहे हैं जो कि केंद्र में मंत्री हैं और काफी मुखर रहते हैं। और मणिशंकर अय्यर की तारीफ वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर आजकल कांग्रेस पार्टी से कुछ खफा चल रहे हैं। लेकिन उनको उनकी तारीफ में वो ये बातें भी कह रहे हैं कि कैसे बहुत वरिष्ठ नेता तो हैं ही मणिशंकर अय्यर, उनकी बातों में दम होता है और दमखम वाली बातें वो करते हैं। तो किस दमखम की बातें करते हैं मणिशंकर अय्यर, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बार सुन लेते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं किरेन रिजिजू। काफी वो भी चर्चा में है, खासकर इस बजट सत्र के दौरान तो जबरदस्त तरीके से चर्चा में थे, क्योंकि उनके ऊपर ऐसे आरोप लगे जो शायद किसी दूसरे संसदीय कार्य मंत्री पर न लगा हो। उनके ऊपर आरोप लगे कि संसद की कार्यवाही को सबसे ज्यादा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ही बाधित करते हैं। लेकिन अब क्यों मणिशंकर अय्यर की वो तारीफ करने लगे हैं, एक बार सुन लेते हैं पहले उनको, फिर बताएंगे कि मणिशंकर अय्यर की किन बातों से वो प्रभावित दिख रहे हैं। पहले किरेन रिजिजू को सुनते हैं। अय्यर के बयान सुने, उन्होंने बोला कि बड़ी कांग्रेस में एक फूट सामने आई, उन्होंने कुछ बोला कि मैं राहुल गांधी नहीं हूं, मैं गांधीयन का फॉलो हूं, राहुल गांधी का फॉलो नहीं हूं। राहुल गांधी जी का तो कोई फिलॉसफी या उनका कोई पॉलिसी तो है नहीं। वो तो ऐसे ही एक अथॉरिटी परिवार का सदस्य होने के नाते वो उसको अपना हक मान करके चल रहे हैं, उसमें कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मणिशंकर अय्यर ने जो कहा है, मैंने कल उसका बयान सुना। मैं जब अरुणाचल से आ रहे थे तो मुझे किसी पत्रकार ने भेजा है मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा। मणिशंकर अय्यर ने जो कहा उसको तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो कांग्रेस का आपस की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक जमाने में कांग्रेस में कद्दावर नेता हुआ करते थे, और जब हम लोग नए नए चुन के आए लोकसभा में, तब भी हमने कांग्रेस के कई कद्दावर नेताओं को देखा है, जो बात करने में भी और हर चीज काम करने में भी एक मैच्योरिटी था। लेकिन धीरे 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 कांग्रेस जैसे राहुल गांधी जी है उस टाइप का कांग्रेस पार्टी भी बन गया है। तो जैसे राहुल गांधी है वैसे कांग्रेस पार्टी बन गया, और उसके इर्द गिर्द जो घूमते हैं वो लोग भी वैसे ही हो गया। क्योंकि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि कांग्रेस का ये अस्तर होगा एक दिन जाकर के, वरना तो कोई पार्टी 3 बार किसी के नेतृत्व में चुनाव बुरी तरह हारने के बाद भी वही नेता बनते रहेंगे, ये तो कांग्रेस में हो सकते हैं। हमारा यहां तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप सोचिए, बीजेपी का कोई नेता कमान संभाल के 3 बार 100 सीट भी पार नहीं कर पाया, लगातार 3 बार बुरी तरह हार गए, तो वो कैसे नेता बने रहेंगे? ये तो हमारे यहां हो नहीं सकते हैं। ये तो कांग्रेस में पता नहीं, कांग्रेस के लोगों को दाद देना पड़ेगा। मैं तो सैल्यूट करता हूं कांग्रेस के लोगों का पेशेंस को। बार बार हराने के बाद भी राहुल गांधी को ही वो नेता मान करके जिंदाबाद करते रहते हैं, वो तो उनका मानना पड़ेगा। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि मणिशंकर अय्यर बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनकी बातों में दम हुआ करता था एक जमाने में। काफी तारीफ कर रहे हैं, और इस समय जो मणिशंकर अय्यर हैं शायद अब ये वाला रूप उनको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अब ये समझना बड़ा जरूरी है कि मणिशंकर अय्यर के किन दिनों की बात कर रहे हैं। अमलेंदु जी, बिल्कुल, मणिशंकर अय्यर के किन दिनों की बात कर रहे हैं कि कब जो था वो मणिशंकर अय्यर उनको बहुत विद्वान व्यक्ति लगते थे और बहुत अच्छे कद्दावर नेता लगते थे। खैर, सही कह रहे हैं किरेन रिजिजू, मणिशंकर अय्यर एक समय में कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। लेकिन जब कांग्रेस के कद्दावर नेता थे तब उन्होंने बहुत गंभीर बात जो थी वो कही थी एक,
उस पे किरण रिजिजू साहब जो है क्या मोहर लगा रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं? हमें नहीं मालूम किरण रिजिजू साहब क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना नहीं चाहते लेकिन हैं। ये बात कर रहे हैं कि एक समय में वो बहुत, और उनकी बातों में वजन रहता था। वजन रहता था, तो लेकिन तो उनकी जो जिस समय बातों में वजन रहता था, उस समय ही किरण उन्होंने मणिशंकर अय्यर ने कुछ भविष्यवाणी की थी और कुछ एक टिप्पणी की थी, और उसको लेकर बड़ा बवाल मचा था। उसके बाद उन्होंने उस पर सफाई देने से इनकार भी कर दिया था कोई भी। तो ये अब वो भी सुन लिया जाए कि क्या कहा था मणिशंकर अय्यर ने जब वो कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। जी बिल्कुल, जब कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे मणिशंकर अय्यर, और उन्हीं उसी समय की बता रहे हैं कि उनकी बातों में कितना दम होता था, कितना वजन होता था। तो उस दौर में मणिशंकर अय्यर ने क्या कुछ कहा था जिसकी लंबे समय तक चर्चा होती थी, और लंबे समय तक नहीं, आज भी काफी चर्चा होती है। अक्सर सोशल मीडिया पर मणिशंकर अय्यर का वो बयान चलने लगता है। तो सुनाते हैं कि उस समय मणिशंकर अय्यर ने क्या कुछ कहा था जिससे किरेन रिजिजू अभी तक इतने प्रभावित दिखाई पड़ रहे हैं। जो अंबेडकर जी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, उसको साकार करने में एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अब इस परिवार के बारे में ऐसी गंदे बातें कहें, और वो भी जबकि अंबेडकर जी के याद में एक बहुत बड़ा इमारत यहाँ उसका उद्घाटन हो रहा है। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है, और ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। तो ये बयान अमलेंदु जी बहुत चर्चा में रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान को दोहरा कर न जाने कितने चुनाव जीते, कई चुनाव जीते हैं, और ये कहा कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का व्यक्ति है, इतनी घटिया राजनीति करने की क्या आवश्यकता थी, ये इस तरीके से कहा मणिशंकर अय्यर ने। तो अब किरण मणिशंकर अय्यर के उस समय ये जो शब्द यूज किया था, उसका कांग्रेस के भी बड़े नेताओं ने विरोध किया था। राहुल गांधी ने भी असहमति जताई थी, और उनको पार्टी से निलंबित भी किया गया था। बाद में वापस दिया था, उसमें निलंबित भी किया गया था मणिशंकर अय्यर को। लेकिन मणिशंकर अय्यर ने अपने बयान वापस नहीं लिए थे। बयान वापस नहीं लिया था, और ये कहा था कि मैंने जिस संदर्भ में कहा, चूंकि मेरी भाषा हिंदी नहीं है तो उसे लोगों ने कुछ समझा होगा, लेकिन वापस दिया हो ऐसा नहीं किया उन्होंने। और आज भी मणिशंकर अय्यर ने वो बयान अपना वापस नहीं लिया है। तो मणिशंकर अय्यर की तारीफ किरण रिजिजू कर रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री अगर कर रहे हैं तो बीजेपी ही कर रही है, मतलब मोदी जी का मंत्रिमंडल कर रहा है। केंद्रीय मंत्री जो कह रहा है तो वो पूरे मंत्रिमंडल की आवाज है। तो इसका मतलब क्या मणिशंकर अय्यर के बयानों से सहमत हैं किरण रिजिजू साहब? ये निर्णय हम किरण रिजिजू साहब के ऊपर ही छोड़ते हैं। जी बिल्कुल। अब ये बयान उन्होंने किस संदर्भ में दिया है, और ये बात बहुत एक कह लीजिए कि बहुत एक मजबूती के साथ कही है, दोहराते हुए, जिसको कहते हैं कि बहुत उस पर एक जोर देते हुए कहा है कि जब एक समय में वो बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे और उनकी बातों में दम हुआ करता था। तो ये एक समय में, यानी आज से 8-10 साल पहले, 12 साल पहले की बात कर रहे हैं, और उस समय मणिशंकर अय्यर का यही बयान सबसे ज़्यादा जो चर्चा में था, सबसे ज़्यादा इसकी चर्चा हुई थी, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई थी। और उनका ये बयान, मणिशंकर अय्यर का, मुझे लगता है कि उनका नाम जब भी आता है तो लोग इसी बयान को शायद सबसे ज़्यादा याद करते हैं, तवज्जो देते हैं, क्योंकि मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के निश्चित तौर पर वरिष्ठ नेता रहे, विदेश मंत्री रहे, बहुत सारा पद उनके पास रहा है, और काफ़ी सुलझे हुए नेता हैं। पाकिस्तान के एक विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। पाकिस्तान को लेकर मणिशंकर अय्यर की बीजेपी इसलिए भी बड़ी आलोचना करती रही है। लेकिन किरेन रिजिजू आज जब ये बात कह रहे हैं तो एक बार फिर सोशल मीडिया में मणिशंकर अय्यर का वो बयान दिखाई पड़ने लगा है, चर्चा में आ गया है कि क्या इसी बयान से इतने प्रभावित हैं किरेन रिजिजू। अब ये एक चीज़ और भी है अमलेंदु जी की, जो बहुत सारे मुद्दे इस समय दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो ट्रेड डील का मामला हो अमेरिका के साथ, चाहे वो एप्स्टीन फाइल्स का मामला हो, चाहे जनरल नरवणे की पुस्तक का मामला हो। इन सारे मामलों में कुछ लोगों को जो उतारा गया है बीजेपी में प्रधानमंत्री का बचाव करने के लिए, उनमें किरेन रिजिजू भी है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी की इन्होंने सत्र के दौरान, जिससे प्रधानमंत्री भी घेरे में दिखाई पड़े, और स्पीकर भी घेरे में दिखाई पड़े, और पार्टी भी घिरी हुई दिखाई पड़ी। हाँ बिल्कुल, पार्टी भी घिरी हुई दिखाई पड़ी, और घिरी दिखाई क्या पड़ी समझ जी, बल्कि कहा जाए कि किरण रिजिजू ने ही जो था वो पार्टी को घेर दिया और प्रधानमंत्री के ऊपर संकट ला दिया। अब जिस तरीके से ऑथेंटिकेट करने को राहुल गांधी से कहा एप्स्टीन फाइल्स के मामले को लेकर, तो वो तो सीधा सीधा प्रधानमंत्री को घेरने वाली बात थी।
सरकार को घेरने वाली बात थी। अगर वो ऑथेंटिकेट हो जाता तो वो रिकॉर्ड से भी नहीं निकलता। लेकिन अभी ये जो चर्चा चल रही है, किरण रिजिजू को जो अच्छे लगने लगे हैं राहुल गांधी, मणिशंकर अय्यर, दरअसल मणिशंकर अय्यर ने अभी एक कमेंट कर दिया था कि मैं कांग्रेसी हूँ और मैं जवाहरलाल नेहरू को मानता हूँ, मैं राजीववादी हूँ, मैं राहुलवादी नहीं हूँ। तो राहुलवादी नहीं हूँ इतने कहने पर से अब अच्छे लगने लगे मणिशंकर अय्यर बीजेपी को। इसको लेकर यह था। तो अब हालांकि इस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, इस पर प्रतिक्रिया आई है, संजय राउत की भी प्रतिक्रिया आई है और उनका भी ये कहना है कि ये निश्चित तौर पर मणिशंकर अय्यर बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, और अगर इस तरह की जो बातें हो रही हैं, इस तरह के बयान आ रहे हैं, तो वो इंडिया गठबंधन के लिए ठीक नहीं है, निश्चित तौर पर वो ठीक नहीं है। लेकिन सवाल ये, और सुनेंगे हम लोग संजय राउत को भी क्या कह रहे हैं, पर ये जो मुद्दा है कि किरेन रिजिजू को मणिशंकर अय्यर का वो पुराना बयान या उनकी वो पुरानी बातें उनमें क्यों वजन दिखाई पड़ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए सवाल है क्योंकि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ऐसी जो दिक्कतें हैं, मुद्दे हैं, उनमें घिरे हुए हैं कि उनकी पार्टी के लोग भी उनसे दूरी बनाते दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनके पार्टी के लोग भी उनसे दूरी बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। काफ़ी समय से अलग थलग थे भी, जिस तरीके से बीच बीच में उनकी बातें आती थी तो उससे लगने लगा था कि वो अलग थलग पड़ रहे हैं। तो अब देखना ये है कि क्या सदगति को प्राप्त होंगे मणिशंकर अय्यर भी। देखना ये है कि मतलब परनाला जो तमिलनाडु में चुनाव भी आ रहा है, मणिशंकर अय्यर भी वहीं से आते हैं। तो अब कहाँ केरल वाला मामला तो फिट बैठा नहीं शशि थरूर का, वो फिट नहीं बैठा। अच्छा बयान भी जाकर दिया, तो केरल में जाकर बयान दिया, तो केरल में जाकर बयान दिया। भाई तमिलनाडु में जाकर बयान देते तो कुछ मतलब भी समझ में आता। तो तमिलनाडु से आप पहुंच गए केरल बयान देने के लिए। तो अब ये देखा जाएगा कि भारत, ये कांग्रेस की अपनी कमजोरियां हैं कि किस तरीके से लोगों को इतनी खुली छूट दी जाती रहती है कि कोई कुछ भी जाकर बयान देता रहता है और कांग्रेस में पार्टी को उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो बहरहाल ये उनका अपना अंदरूनी मसला है। लेकिन किरण रिजिजू साहब को जब मणिशंकर अय्यर पसंद आने लगे हैं, बीजेपी को जो मणिशंकर अय्यर पसंद आने लगे हैं, तो क्या उसके पीछे वही भावना काम कर रही है जो मणिशंकर अय्यर ने 2019 में कही थी? जी, क्योंकि ये कहकर नेता, ये खास तौर पर हम बात कर रहे हैं किरेन रिजिजू की, ये बात कहते हुए उनकी तारीफ कर रहे हैं कि एक समय उनके बातों में बड़ा वजन हुआ करता था। बहरहाल अब क्या कह रहे हैं संजय राउत, उनको भी सुन लेते हैं। और उन्होंने चिंता जताई है कि ये इंडिया गठबंधन के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए ये ठीक नहीं है। ऐसी कोई बात मैंने कही नहीं। अगर आपने सामना का संपादकीय पढ़ा होगा एडिटोरियल, तो आपको 2-3 दिन से कांग्रेस के कुछ नेता और संजय बारू का एक आर्टिकल आया टेलीग्राफ में, फिर असम में कुछ नेता कांग्रेस के जिस तरह से बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उससे राजनीति में एक थोड़ा सा घमासान सा हो गया है। मणिशंकर अय्यर आज शायद नेता नहीं हो गए, कांग्रेस के एक जमाने में थे, लेकिन वोकल है, उनका वॉइस लोग सुनते हैं। ये बात ऐसी है कि इंडिया आघाड़ी, इंडिया ब्लॉक, ये हमारी भी भूमिका हमेशा रही। इंडिया ब्लॉक जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आता है तो इंडिया ब्लॉक का काम शुरू होता है। तब तक इंडिया ब्लॉक है कहाँ, क्या कर रहा है, उस बारे में कोई एक दूसरे से संपर्क नहीं होता। देश में इतनी समस्या है, राष्ट्रीय प्रश्न है। हम सब लोग बोल रहे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भारत को गुलाम बना लिया, नरेंद्र मोदी सरेंडर हो गए। ये सरेंडर नरेंद्र मोदी कल मुंबई में आ गए, गेटवे ऑफ इंडिया में एक इवेंट कर दिया फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ। बस उतना ही काम है उनका। किसानों के बारे में जो डील हो गया है अमेरिका से, उसमें देश का किसान मरेगा, आत्महत्या करेगा, भूखा मरेगा। लेकिन उसके ऊपर इंडिया ब्लॉक ने सिर्फ पार्लियामेंट में आवाज उठाकर नहीं चलेगा। पार्लियामेंट में तो बोलने भी नहीं देते राहुल जी को। बाहर कुछ हम कर सकते हैं क्या? बहुत सी प्रश्न है इस देश में। मणिपुर का प्रश्न है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न है। तो इंडिया ब्लॉक ने हमेशा जागरूक रहना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। महीनों महीने सालों साल किसी से बात नहीं होती। इस बारे में
हम ये चाहते हैं, उद्धव ठाकरे हो या और भी नेता शायद चाहते होंगे कि इंडिया ब्लॉक को सिर्फ लोकसभा चुनाव के आने के बाद ही एक्टिव नहीं होना चाहिए, उससे पहले भी एक्टिव होना चाहिए। अब किसी ने ये बात रखी है कि इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता बनर्जी को देना चाहिए, और कोई कहता है कि स्टालिन को देना चाहिए। ये उनकी निजी राय है। जरूर ममता बनर्जी आज देश में एक लोकप्रिय नेत्री है। ममता बनर्जी ने जिस तरह से, तो ये किस तरीके से वहां पर मणिशंकर अय्यर का बयान हो या फिर किसी दूसरे नेताओं का, इंडिया ब्लॉक को लेकर ये ठीक नहीं है, यही बात कह रहे हैं संजय राउत। निश्चित तौर पर ये चीजें ठीक नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अचानक भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या हो गया है कि प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द जैसे शब्द इस्तेमाल करने वाले मणिशंकर अय्यर को उनकी पार्टी के नेता मंत्री इतनी उनकी तारीफ कर रहे हैं, और शायद उन्हीं बयानों के लिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक समय वो बहुत गंभीर बातें करते थे, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें किया करते थे। हाँ, बता नहीं, बहुत गंभीर बातें, हाँ, बहुत गंभीरता होती थी, बहुत वजनदार बातें उनकी हुआ करती थी। बड़े नेता थे एक समय में, ये बता रहे हैं। तो जिस समय बड़े नेता थे उस समय ही उन्होंने बड़े नेता की हैसियत से प्रधानमंत्री के लिए बयान दिया था। जी हाँ। तो और उसको पूरी कांग्रेस पार्टी ने फिर उससे किनारा कर लिया था। तो ये बहरहाल बीजेपी को जो अच्छा लगे वो अच्छा लगे। अगर बीजेपी को अच्छा लगे, बीजेपी तमाम ऐसे लोगों का स्वागत करती रही है। कपिल मिश्रा को स्वागत किया बीजेपी ने, आगे बढ़कर किया, हद कर दी थी। दुष्यंत चौटाला का बीजेपी ने स्वागत किया, उनके साथ समझौता किया। अजीत पवार पे खुद आरोप लगाए, उनके साथ फिर गठबंधन किया। तो बीजेपी की अपनी ये नीति है। तो संजय गांधी, नीतीश कुमार, संजय गांधी जो थे वो रोज लाठी लेकर जो थे पिला करते थे शाखाओं पर जाकर। तो उनके पुत्र और उनकी पत्नी को किस तरीके से सम्मान दिया बीजेपी ने, लगातार ढोया। तो ये भी सब देखा जा सकता है। तो ये बीजेपी की अपनी पॉलिसी हो सकती है जो उनकी हो, लेकिन अगर मणिशंकर अय्यर इतने पसंद आने लगे हैं तो ये बेवजह नहीं होगा। समीर, हाँ, बेवजह नहीं होगा, बिल्कुल लगा, क्योंकि बीजेपी में भी बहुत कुछ चल रहा है। अभी उस पर भी आगे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल सतह पर आ गई है लड़ाई, कैसे आ गई है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। लेकिन मणिशंकर अय्यर के इस बयान को इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भी ठीक नहीं मान रहे हैं, और इसको एक तरीके से कहा जा रहा है कि ऐसी चीजों पर लगाम लगाने की जरूरत है, जिस तरह से अभी संजय राउत ने कहा। पप्पू यादव है, बिहार के पूर्णिया से सांसद हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन सांसद वो निर्दलीय हैं। उन्होंने भी मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर कुछ कहा है, सुनते हैं उनको। देखिए भैया, वो कहावत है कि जिस तरीके से पुराने कांग्रेसी मणिशंकर अय्यर जी राजीव जी के साथ इतने लंबे काम किए, मेरा सवाल है मणिशंकर जी, राहुल गांधी जी देश के साथ, देश के किसानों के साथ, देश के युवाओं के साथ, देश के भविष्य के साथ खड़े हैं ना, देश के मुद्दों पर बात कर रहे हैं ना। आज जो हालात है राजनीति के बदले की भावना से काम करने की, और सिर्फ नेहरू जी से लेके इंदिरा जी, मनमोहन सिंह जी को गाली देने की, सोनिया जी को गाली देने की, इस परिस्थिति में आप जरा मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहुत क्लियर कि 10,000 किलोमीटर चलने वाला एक नायक, और इस परिस्थिति में राहुल जी, प्रियंका गांधी, जब सिर्फ हमला राहुल जी पर हो, सिक्योरिटी छीन ली जाए, घर छीन लिया जाए, कोर्ट से सजा करवा दिया जाए, और तब भी लड़ने की हिम्मत यदि किसी में है तो राहुल गांधी में, प्रियंका गांधी में, कांग्रेस से पूरे देश और दुनिया की उम्मीद हो, और आप आलोचना करें एक अपने ही मित्र के लड़कों का, या राजनीतिक दृष्टिकोण से और आप जैसे लोगों के लिए ये अच्छी बात नहीं है, शोभा नहीं देता है। आप राहुल जी पर नहीं हमला कर रहे हैं, आप इस देश के उस करोड़ों लोगों पर हमला कर रहे हैं जो राहुल गांधी के संघर्ष से उम्मीद बांध रखे हैं, और कांग्रेस की आइडियोलॉजी को कमजोर आप कर रहे हैं।
तो ये मणिशंकर अय्यर के उस बयान पर जिसका अभी जिक्र आप कर रहे थे अमलेंदु जी, उस पर कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी का जो संघर्ष है उसको कमजोर कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन जो सरकार के खिलाफ लड़ रहा है और सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ रहा है उसको कमजोर कर रहे हैं। तो ये उनकी अपनी बात है, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है। मणिशंकर अय्यर की इस तरह के बयानों के लिए आलोचना की है, लेकिन मणिशंकर अय्यर के बयान, चूंकि शुरुआत में आपने कहा भी कि राहुल गांधी के खिलाफ उनका बयान है, इसलिए उस पर बीजेपी के नेता अब अचानक तारीफ करने लगे हैं। अब ये बीजेपी के भीतर की राजनीति है, अंदरूनी राजनीति है, या फिर वास्तव में मणिशंकर अय्यर अब प्रभावित करने लगे हैं बीजेपी के नेताओं के। अब देखना यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कोई टिप्पणी मणिशंकर अय्यर के ऊपर आती है, वो ज्यादा दिलचस्प होगा। उससे बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। देखना होगा कि मणिशंकर अय्यर शहजाद पूनावाला से बड़े नेता रह गए कांग्रेस में कि नहीं रह गए। क्योंकि शहजाद पूनावाला से तो टिप्पणी आ गई थी प्रधानमंत्री की, बाकायदा शहजाद पूनावाला का नाम लेकर जो था उन्होंने कहा था कि भाई उसने हिम्मत दिखाई है। तो अब ये हिम्मत मणिशंकर अय्यर भी दिखा रहे हैं। तो मणिशंकर अय्यर को लेकर प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य आता है कि नहीं आता, ये देखना होगा। अब ये तय हो जाएगा समीर जी कि मणिशंकर अय्यर शहजाद पूनावाला के कद के नेता है कि नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ये तय होगा अब ये प्रधानमंत्री के बयानों से और मणिशंकर अय्यर के राजनीतिक भविष्य से तय होगा। बहरहाल ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन इसकी चर्चा करना इसलिए जरूरी था कि अचानक किरेन रिजिजू मणिशंकर अय्यर की तारीफ कर रहे हैं और तारीफ उनके पुराने बयानों को लेकर कर रहे हैं। तो पुराने बयानों की हमको याद आ गई। हमको क्या, आपको भी अगर मणिशंकर अय्यर का कोई पुराना बयान, किसी बयान की वजह से मणिशंकर अय्यर लोगों को याद आते हैं, तो शायद वही बयान है जो थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनवाया था। अब यही इसी बयान की वजह से किरेन रिजिजू अचानक तारीफ करने लगे हैं, या फिर कोई और वजह है? कोई और वजह भी सामने आएगी तो हम उसकी बात करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा इस समय जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने संकट के रूप में खड़ा दिखाई पड़ रहा है, विपक्ष का ऐसा कहना है, वो ये है कि चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है SIR के नाम पर, और निशाने पर है सीधे सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर उन पर हमला बोला है और बहुत सारे उसमें घपले करने के और तमाम तरह के फर्जीवाड़े करने के आरोप लगाए हैं। सुनते हैं ममता बनर्जी को, कहा क्या है उन्होंने। और ममता बनर्जी के अलावा यहाँ पर चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में भी गिरा हुआ है। एक के बाद एक वहाँ पर लगातार SIR से जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, तमाम घोटाले आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा पिछले 1-2 महीने से ऐसा जो फॉर्म 7 है उसके ज़रिए किस तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है उसकी खबरें आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, उसकी खबरें आ रही हैं फर्जीवाड़े की, ये साफ तौर पर आ रहा है। और समीर जी, जो ममता बनर्जी हैं वो भी खुलकर जो है बोल रही हैं और कह रही हैं, एक तो अभी जो बिहार की सरकार ने एक आदेश जारी किया और वो आदेश था कि सब खुले में वो मीट जो है वो नहीं बिकेगा, उसको लेकर ममता बनर्जी ने बहुत तगड़ा वार किया। और उसी के साथ साथ जो है ज्ञानेश कुमार पर भी हमला उन्होंने अच्छे तरीके से बोला है। मतलब दोनों चीज़ों को ममता बनर्जी ने जोड़ा है कि किस तरीके से कहा है कि एक तो कि ये बंगाल में भी ये यही करेंगे, और यहाँ तो बिना मटन और बिना मच्छी के जो है भोजन ही नहीं होता है किसी का, तो यहाँ भी आके यही करेंगे जो यहाँ वहाँ कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों को घेरते हुए उन्होंने एक साथ जो है और उसको लेकर फिर उन्होंने बातें कही हैं। जी, सुनते हैं ममता बनर्जी को। लेकिन यहाँ फिर वही बात अमलेंदु जी की, बिहार में सरकार कौन चला रहा है? ये सारे फैसले अचानक हो रहे हैं और वहाँ सम्राट चौधरी बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नकल करने में लगे हुए हैं। बहरहाल ममता बनर्जी को सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। বাজারে মাছ বিক্রি হবে না, মাংস বিক্রি হবে না, বাংলাদেশে তারা কি করবে ভোট নিয়ে? যে বিজেপির জন্য এত লড়াই করছেন আপনারা, তাহলে বাংলাদেশে তো মাছ মাংসই বন্ধ করে দেবেন। বাংলা তো ভাতে মাছেই থাকে। হ্যাঁ, নিরামিষ যে খায় সে নিরামিষ খায়, আমরা অনেক নন বেঙ্গলি বন্ধু আছে, আমরাও খাই কখনো কখনো পুজো পার্বণে, সেটা তাদের নিজস্ব অধিকার। আমি আজকেই দেখছিলাম ফেসবুকে বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বলছেন বাজারে মাছ মাংস বিক্রি করা যাবে না, অনলি যাদের লাইসেন্স আছে বাড়ির ভেতরে, তো সবাইকে শপিং মলে গিয়ে মাছ মাংস বিক্রি করবে? শপিং মলে 1-2 করতে পারে, 1-2 যেতে পারে, যাদের ক্ষমতা আছে। সব লোকের কি ক্ষমতা আছে? আমাদের তো চাষিরা রাস্তায় বসে, তারা তো টাটকা সবজিটা নিয়ে আসে, সেটা বিক্রি করে, পুকুর থেকে মাছটা ধরে নিয়ে আসে, সেটা বিক্রি করে, এটা তার কর্মফল, তার সংসার চালায়, কর্ম যোগায়। আজ যদি বলে বাংলায় মাছ বন্ধ, মাংস বন্ধ, ডিম বন্ধ, কারণ বিজেপি অন্ধ, স্কন্দ কাটার রাজনীতি চলছে। এই রাজনীতিকে আমি ধিক্কার জানাই।
तो ये भाई उस पर जो बिहार सरकार का आदेश है उसको लेकर के वो खाने की राजनीति, खाने क्या चीज़ों को तय कर रहे हैं, आदतों को तय कर रहे हैं। बहरहाल ये तो बीजेपी की अपना तरीका है और नीतीश कुमार की वहाँ कितनी चल रही है ये सारी चीज़ें दिखाई भी पड़ रही हैं। लेकिन चुनाव आयोग को लेकर जो उन्होंने कहा अपने इसी बयान में, चूंकि बांग्ला में बोल रही थी कि अफसरों को कौन धमका रहा है, मैं उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि चुनाव आयोग नियमों के बाहर कुछ नहीं कर सकता। तुम खत्म हो जाओगे। मैं कमीशन के सभी लोगों पर इल्जाम नहीं लगा रही हूं, लेकिन मुझे यह मोहम्मद बिन तुगलक पसंद नहीं है। वे वॉशिंग मशीन की तरह हैं, लोगों के डेमोक्रेटिक अधिकारों को धो रहे हैं। मैं जेल जाने को तैयार हूं। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मैं लोगों के लिए कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हूं। हमारे पास सारे सबूत हैं, हम सबको एक्सपोज करेंगे। देखो बांग्लादेश का चुनाव कितनी शांति से हुआ। तुम्हारा धमकी भरा कल्चर डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है। तो ये जो मोहम्मद तुगलक पसंद नहीं है, जाहिर सी बात है कि ये ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्हीं के लिए ये विशेषण इस्तेमाल किया उन्होंने। हाँ, ज्ञानेश कुमार के लिए ही ये विशेषण इस्तेमाल किया गया है समीर जी। और उनका ये कहना कि मैं सब पर आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मुझे मोहम्मद तुगलक पसंद नहीं है। और मोहम्मद तुगलक क्यों कहा ममता बनर्जी ने? चूंकि जिस तरीके से रोज रोज बंगाल में SIR के नियम बदले गए और ना ERO को मालूम है, ना DRO को मालूम है, ना BLO को मालूम है। लॉगिन करता है, मालूम पड़ा कि नियम ही बदले गए हैं। अब उसे नियम खुद नहीं मालूम है और उस पर मालूम पड़ा नोटिस इशू हुए चले जा रहे हैं। फिर आप वहाँ के अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं अधिकारियों की। तो इसको लेकर फिर उन्होंने ज्ञानेश कुमार को ही मोहम्मद तुगलक कहा है, एक तरीके से ये समझाया सकता है। बिल्कुल, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर हमला बोला है और साफ साफ कहा भी है उन्होंने कि उनका जब चुनाव आयोग की वो बात करती है तो पूरा चुनाव आयोग उसमें शामिल नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त की वो खास तौर पर बात कर रही हैं। और ये भी देखने में आया, कई बार उसकी चर्चा भी हम लोगों ने की है कि जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी भी ऐसा लगता है कि असहमति रहती है तमाम मुद्दों पर। SIR को लेकर तो खास तौर पर कैसे ये सारी चीजें व्हाट्सएप पर मैसेजेस के जरिए इतना बड़ा फैसला कर लिया मुख्य चुनाव आयुक्त ने, बावजूद इसके कि 2 चुनाव आयुक्त तो उसमें सहमति अपनी नहीं दे रहे हैं। महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन ममता बनर्जी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि ये सारा खेल जो कर रहे हैं, अगर ये सारी चीजें इनको हम खेल कहें तो ये सब मुख्य चुनाव आयुक्त ही कर रहे हैं। हाँ, ये सब कुछ मुख्य चुनाव आयुक्त कर रहे हैं और बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। जी हाँ, ये साफ तौर पर कि बीजेपी के इशारे पर ही मुख्य चुनाव आयुक्त ये सारे खेल कर रहे हैं और बीजेपी के एजेंट की तरीके से काम कर रहे हैं। और ये आरोप समीर जी पूरा विपक्ष लगा रहा है। पूरा विपक्ष, सिर्फ इंडिया गठबंधन नहीं, पूरा विपक्ष इसको लगा रहा है। उड़ीसा का बीजू जनता दल, आम आदमी पार्टी, ये सब इसको लेकर जो है खुलेआम आरोप लगा रहे हैं ज्ञानेश कुमार के ऊपर सीधा सीधा। और ज्ञानेश कुमार भी शायद इसको स्वीकार कर रहे हैं, वरना ना तो हलफनामा दे रहे हैं कि ये गलत बातें हैं और ना राष्ट्र से माफी मांग रहे हैं। तीसरा विकल्प तो कोई है नहीं। तो अब वो राष्ट्र से माफी मांगे या फिर कम हलफनामा देकर बताएं कि ये आरोप गलत है, तो दोनों में से कोई काम नहीं किया। इसका मतलब उन्होंने स्वीकार किया है कि ये बातें सही है, विपक्ष के आरोप सही है। सुनते हैं महुआ मोइत्रा को क्या कह रही हैं। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament, Krishnanagar from the All India Trinamool Congress. I'd just like to point out to everyone how the Election Commission of India, in connivance with the Union Government and the Bharatiya Janata Party, is carrying out an all-out war on the residents of West Bengal in an effort to rob them of their voting franchise. On the 9th of February, on our petition, the Supreme Court had made it very clear that all documents that were allowed as part of the SIR process, each of these documents were valid and residents who had submitted them would be declared as voters. What do we find now? On October 27th, the Election Commission itself in its SIR circular had mentioned that any land/house allotment certificate issued by any government was a valid document. Now, many people in Bengal had houses given to them under the Prime Minister's Awas Yojana or the Banglar Badi scheme. And if these people had land, the government gave them a financial sanction letter for the funds that was to be used to make the house. Now these letters, these financial sanction letters were valid documents according to the October 27th ECI circular. तो ये महुआ मोइत्रा चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है। किस तरीके से पश्चिम बंगाल में वहाँ मतदाता सूची बनाने के लिए, SIR के लिए वहाँ क्या कुछ किया जा रहा है। बहुत सारे आरोप लगा रही हैं। चुनाव आयोग घिरा नजर आ रहा है और खास तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता। महुआ मोइत्रा कह रही है कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने बंगाल के वोटरों पर पूरी तरह से हमला किया है।
9 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ऑफिशियल एसआईआर नोटिफिकेशन में लिस्टेड सभी डॉक्यूमेंट्स को वैलिड प्रूफ के तौर पर माना जाना चाहिए। इसमें खास तौर पर सरकारी स्कीमों के तहत जारी किए गए जमीन और घर अलॉटमेंट सर्टिफिकेट शामिल हैं, जैसा कि चुनाव आयोग के 27 अक्टूबर 2025 के अपने नोटिफिकेशन में बताया गया है। फिर भी सुनवाई का प्रोसेस खत्म होने के बाद जब कोई और डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए जा सकते तो इलेक्शन कमीशन ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि फाइनेंशियल सैंक्शन लेटर्स को आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने ऐसे डॉक्यूमेंट जमा किए हैं उन्हें अब रोल से हटा दिया जाएगा, यानी मतदाता सूची से? कि हम इसके लिए पूरी ताकत से लड़ेंगे, एक भी असली वोटर को वोट देने से नहीं रोका जाएगा, ये हमारा वादा है। अब ये चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को बार बार वो धता बता रहा है और सुप्रीम कोर्ट खामोश है। सुनवाई तो पूरी कर चुका है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खामोश है और सुप्रीम कोर्ट को ये लग ही नहीं रहा है कि उसके आदेशों की अवहेलना जो है वो किस तरीके से की जा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट अब इस पर कोई कार्रवाई करेगा कि नहीं करेगा ये देखा जाएगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट से भी जिस तरीके की टिप्पणियाँ आ रही हैं तो अब तो ये समझा जाने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट की किस बेंच जो है वो क्या फैसला देगी, ये लोग पहले से अंदाजा लगा सकते हैं। और ये रिटायर्ड जज जो है उनका भी कहना जो है ये था कि आप इससे लगा सकते हैं। तो ये न्यायपालिका की साख पर भी बड़े सवाल उठने शुरू हो गए हैं इस तरीके से। तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना लगती है कि नहीं लगती है, या उसे ज्ञानेश कुमार को और चुनाव को बचाना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है, ये तो देखा जाएगा। लेकिन ये सवाल तो उठ ही रहे हैं समीर जी, और सवाल उठना बंद नहीं होंगे। जी बिल्कुल, सवाल उठ रहे हैं और लगातार उठ रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और कैसे सुप्रीम कोर्ट जो नियम बना रहा है उन नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बहरहाल इस बीच चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 37 सीटों पर होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी की है। 10 राज्यों में की 37 सीटें खाली हुई हैं। उन 37 सीटों पर राज्यसभा के लिए चुनाव होंगे। हाँ, राज्यसभा के लिए चुनाव होंगे और चुनावों की तारीख जो है वो 16 मार्च 2026 है और वोटों की गिनती भी उसी दिन होगी, यानी 16 मार्च को वोट पड़ेंगे और 16 मार्च को ही वोटों की गिनती होगी। 37 सीटें जो हैं 10 राज्यों की, इसके लिए यह घोषणा की गई है। ये बिल्कुल, तो 37 सीटें जो राज्यसभा की खाली हुई हैं उन पर 16 मार्च को चुनाव मतदान होंगे और 10 राज्य में ये 37 सीटें हैं। तो ये घोषणा की है चुनाव आयोग ने, उसकी अधिसूचना जारी हुई है। महत्वपूर्ण खबर थी, वो बताना बहुत जरूरी था। और 26 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन होगा और नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 5 मार्च होगी। स्क्रूटनी नॉमिनेशन की 6 मार्च को होगी और नाम वापसी 9 मार्च को होगी और 16 मार्च को वोटिंग होगी सुबह 9 बजे से 4 बजे तक और 16 मार्च की शाम को 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और 20 मार्च 2026 से पहले जो है ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो 26 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि 16 मार्च को मतदान होंगे और उसी दिन इसके परिणाम आ जाएंगे, काउंटिंग होगी तो उसके परिणाम भी आ जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है और वहाँ से कई दिलचस्प खबरें भी आ रही हैं। भारत में राजधानी दिल्ली में एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है, AI समिट, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, और उसमें तमाम देशों के प्रतिनिधि जुटे हुए हैं, अपने बहुत सारे सैंपल्स। उसकी चर्चा कुछ निगेटिव वजहों से भी चर्चा में रहा ये सम्मेलन, जिस पर हम लोगों ने कुछ कल चर्चा की थी। लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं हुई जिससे पूरी दुनिया में भारत की छवि बहुत ज़्यादा खराब हुई है। और वो खराब इसलिए हुई है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ के छात्रों ने, वहाँ विश्वविद्यालय ने दावा किया कि उन लोगों ने एक रोबोट बनाया हुआ है, जबकि वास्तव में वो रोबोट जो था, और रोबोटिक डॉग था एक, वो रोबोट चीन की किसी कंपनी का बनाया हुआ था जिसको इन लोगों ने खरीदा था। हाँ। कुछ ऐसी ही खबर है। और उसको लेकर जब इन्होंने दावा किया, उस पर ज़बरदस्त तरीके से सरकार का जो प्रसार भारती है, दूरदर्शन है, उसने एक पूरा वीडियो बनाया, तारीफ की, सबने तारीफ की, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी तारीफ की। अल्टीमेटली सबको
एक अपने जो बयान थे वापस लेने पड़े, उस स्टोरी को हटाना पड़ा, लेकिन पूरी दुनिया में छवि खराब हुई कि किस तरह से दावा किया। और विश्वविद्यालय ने यह भी दावा किया अमलेंदु जी कि एआई पर काम करने के लिए वो 350 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। 350 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है एआई पे काम करने के लिए, और बाद में अब कहा जा रहा है कि हमारे उसको जो था वो गलत तरीके से पेश किया गया, हमने तो जो था हम इस तरीके का बनाएंगे। और तो पूरा बयान था उसने जो दिया था, जी पूरा बयान था, सब कुछ था, अश्विनी वैष्णव का सब भी था। इसको लेकर विपक्ष काफी ज्यादा हमलावर है। राहुल गांधी ने इसको लेकर जो है आपत्ति जताई है, सख्त कांग्रेस ने भी इसको लेकर किया है, तृणमूल कांग्रेस ने भी। राहुल गांधी ने कांग्रेस ने जो ट्वीट किया उसको रिपोस्ट करते हुए टिप्पणी की है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी लिख रहे हैं कि भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने के बजाय एआई शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित पीआर तमाशा है, भारतीय डेटा बिक्री के लिए है, चीनी उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो लिखा है, जिसको अटैक किया है राहुल गांधी ने, कि मोदी सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया भर में भारत का मजाक उड़ाया है। चल रहे एआई समिट में चीनी रोबोट को हमारे अपने रोबोट के तौर पर दिखाया जा रहा है, चीनी मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया है, यह सच में भारत के लिए शर्मनाक है। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि मोदी के मंत्री अश्विनी वैष्णव भी भारतीय समिट में चीन के रोबोट को बढ़ावा देते हुए यही झूठ बोल रहे हैं। मोदी सरकार ने देश की इमेज को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। उन्होंने एआई को मजाक बना दिया है, एक ऐसा फील्ड जिसमें हम अपनी डेटा पावर के दम पर दुनिया के लीडर बन सकते थे। बेशर्मी, ये कांग्रेस पार्टी का है। और प्रधानमंत्री पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने एआई को मजाक बना दिया है, और ये जो सम्मेलन करा रहे हैं इसके जरिए भारत की छवि को कितना खराब कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री तो इससे पहले कह चुके हैं कि हमारे यहाँ तो एआई बच्चा बच्चा जानता है। हाँ बिल्कुल, तो एक तो प्रधानमंत्री की उसी समय काफी दुनिया में मजाक बना होगा कि भाई ये आदमी एआई का मतलब क्या समझ रहा है, इसको पता ही नहीं एआई क्या है, जबकि 1984 में ईमेल इस्तेमाल करता था। आप समझिए कि 1984 में वो ईमेल इस्तेमाल करता था जो व्यक्ति, कंप्यूटर बाद में आए लेकिन ईमेल वो 1984 से इस्तेमाल करता था। बहरहाल कोई बात नहीं, लेकिन इसका जिस तरीके से मजाक उड़ा है समीर जी, और ये पूरी दुनिया में गया, मतलब अभी तक तो भारत के बारे में चर्चाएं होती थी कि यहाँ जो है कॉपियाँ की जाती हैं बाहर की, अब तो आपने साबित कर दिया इस तरीके से। और ये यूनिवर्सिटी क्यों बीजेपी को बहुत ज़्यादा प्रिय है और सरकार को प्रिय है, जिस यूनिवर्सिटी ने कारनामा किया है, दरअसल इसी यूनिवर्सिटी के बच्चों को भेजा गया था राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, चुनाव से पहले जब कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आया था। तो कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, तो प्रदर्शन करने के लिए। अब वहाँ एक जो जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चैनल, उसी के एक संवाददाता ने उनके छात्रों से पूछ लिया भाई आप यहाँ क्यों आए हैं, तो उन्हें नहीं मालूम क्यों आए हैं। किसका विरोध करने आए हैं तो ये नहीं मालूम, कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये नहीं मालूम। तो उस समय फिर ये शुरू हो गया कि भैया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी जो है ज्ञान वहां से भी मिलता है, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से टक्कर अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी ले रही है। दोनों को पर्यायवाची बताया जाने लगा, उसके बाद पर्यायवाची बताने लगा, साबित कर। लेकिन ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकलकर इतना आगे बढ़ जाएगी कि चीन का रोबोट अपना बताने लग जाएगी, पूरी दुनिया में भारत का मजाक उड़वाएगी। इसकी कल्पना किसने, और सरकार से सर्टिफाई भी करवा लेगी, सरकार सर्टिफाई भी करवा लेगी, क्योंकि है ना कि राहुल गांधी के खिलाफ आप बोलिए तो आप सरकार से सर्टिफिकेट ले लेंगे। मणिशंकर अय्यर ले ही रहे हैं, किरण रिजिजू बता रहे हैं कद्दावर नेता थे, बहुत गंभीर नेता थे, बड़ी बातें किया करते थे और उनकी बातों में दम होता था। जब वो कद्दावर नेता होते थे बताया तो मणिशंकर अय्यर ने नीच कहा था प्रधानमंत्री को, जब वो कद्दावर नेता थे तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया है उन्होंने, किरण रिजिजू ने सरकार की तरफ से। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी को भी मिल गया है प्रमाण पत्र। इसको लेकर तृणमूल कांग्रेस ने भी समीर जी बहुत सख्त टिप्पणी की, सख्त टिप्पणी की है। वो तृणमूल कांग्रेस का भी ट्वीट देखते हैं, और लिखा है कि AITC ने, यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने, कि जब प्रधानमंत्री PR मिनिस्टर बन जाते हैं तो ऐसा होता है, इतनी सारी हाइप, इतने सारे विजुअल्स, इतना सारा प्रमोशन, और जमीन पर समिट में अफरा तफरी, देश के बाहर AI फाउंडर्स अमेरिका के लिए पैकिंग कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने तमाशा करने के बजाय असली AI ताकत बनाने पर ध्यान दिया होता तो भारत टैलेंट नहीं खो रहा होता। दिखावे से इकोसिस्टम नहीं बनता, गवर्नेंस बनता है, और अभी देश इसकी कीमत
चुका रहा है। तो ये इसको किस तरह से पीआर इवेंट बना दिया गया जैसे G20 समिट को, जबकि G20 समिट एक रूटीन सम्मेलन होता है, जो भी उसके सदस्य देश है हर जगह होता है 20 के 20 देशों में, और भारत का नंबर तो 19वें नंबर पर आया था, लेकिन उसको इस तरीके से कहा गया कि जैसे ये पता नहीं कितनी बड़ी उपलब्धि है सरकार की। हाँ, सरकार की उपलब्धि, और सरकार की उपलब्धियां ऐसी होती हैं। बीच में आपको याद होगा समीर जी, कोरोना काल में एक यूनिवर्सिटी आ गई थी, उसको भी बहुत A1 जो थी वो रेटिंग मिल गई थी यूनिवर्सिटी। मालूम पड़ा वो यूनिवर्सिटी कागजों में कहीं है ही नहीं जी। और वो टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल हो गई। तो ऐसे कारनामे 70 साल में पहली बार तो मोदी जी की सरकार ही कर सकती है। तो कई कारनामे हो रहे हैं, तो ऐसे कारनामे हुए कि जो यूनिवर्सिटी कागजों पे है, जमीन पे कहीं है ही नहीं, वो टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल हो जाए। चीन का बना हुआ रोबोट भारत का बताकर AI समिट में उसे प्रदर्शित भी कर दिया जाए। तो ये तो 70 साल में पहली बार मोदी जी की सरकार कर सकती है, तो कर रही है 70 साल में पहली बार। हालांकि अभी ये सूचना आ रही है कि उस यूनिवर्सिटी को कहा गया है, एजेंसी जो है उसने सूत्रों के हवाले से, सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि उस यूनिवर्सिटी को AI समिट का जो हॉल है वो खाली करने को कहा गया। पता नहीं कहा गया नहीं कहा गया, लेकिन एजेंसी कह रही है। एजेंसी कह रही है कि हॉल खाली करने को कहा गया है। जो कुछ होना था उस यूनिवर्सिटी ने अपनी क्षमता और अपना जो कुछ उसकी उपलब्धि थी उसको तो पूरी दुनिया के सामने रख ही दिया। सरकार ने भी बिना सोचे समझे सर्टिफाई कर दिया। एक विश्वविद्यालय को केवल इसलिए इतना महत्व दे दिया जाए कि वो खुलकर देश की विपक्षी पार्टी का विरोध करे। ये तो यहाँ पर राजनीति और बौद्धिकता की पहचान हो गई है और उसका स्तर हो गया है। इसीलिए इन सारी चीज़ों पर बड़े सवाल उठते हैं। बहरहाल क्या कुछ है। और कल अभी इनको खाली करने को कह दिया गया। कल हम लोगों ने इसी कार्यक्रम में बताया था कि कैसे वहाँ प्रधानमंत्री के आने की वजह से 6 घंटे ब्लॉक कर दिया गया। पूरा हॉल यहाँ पर ब्लॉक कर दिए गए, और ब्लॉक तो कर दिए, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जिन लोगों ने स्टॉल लगाए हुए थे उनके सामान ही गायब हो गए। सामान लोगों के गायब हो गए, और लोग उस पर लिख रहे हैं कि सामान जो है हमारे गायब हो गए। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा का हवाला देते हुए भरोसा दिया गया था कि यहाँ तो सुरक्षा है और आपको अब कोई आवश्यकता नहीं है, सुरक्षा रहेगी, सामान की आप कहाँ लेकर चले जा रहे हैं। तो ये देखकर जो है वो साफ तौर पर सभी जी समझा जा सकता है कि किस तरीके से AI समिट जो है वो मतलब एक तरीके से कहा जाए कि फायदा ना होकर उसका नुकसान जो है वो किस तरीके से भारत को पहुंचा इस समिट से, जो सिर्फ PR पॉलिटिक्स से। प्रधानमंत्री को जाना था 19 तारीख को, लेकिन पहुंच गए पहले ही वो, और पहले पहुंचे और वहां जाकर इस तरीके का काम हो गया रील बनाने के लिए। तो भाई रील बनाने के लिए अगर आप पहुंच जाएंगे तो इसी तरीके की चीज़ें होंगी। तो रील तो भाई आपको बनानी थी, कहीं भी जाकर आप बना देते। अब जरूरत होता भारत मंडपम में जाकर आप रील बनाएं, तो वहीं जाके आपको रील बनाना था। आपके रील बनाने के चक्कर में भारत की कितनी बदनामी हुई ये समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल। अब वो प्रगति मैदान से बदलकर भारत मंडपम तो हो गया, लेकिन उस भारत मंडपम में क्या कुछ हो रहा है ये दिखाई पड़ रहा है। कैसे वहां AI के लिए इतना बड़ा सम्मेलन पूरी दुनिया में, ग्लोबल साउथ में बताया जा रहा है कि पहली बार कोई देश जो है उसकी मेजबानी कर रहा है, इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, और उस सम्मेलन में भारत की ये छवि बन रही है। बहरहाल बात करते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश की, जहां बहुत गंभीर संकट में भारतीय जनता पार्टी और सरकार फंसती दिख रही है। इसलिए क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान कुछ अलग हैं और उनके जो दोनों डिप्टी CM हैं उनके बयान कुछ अलग है। शंकराचार्य का मुद्दा भी उनमें है। कल अमलेंदु जी डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने, इससे पहले तो अभी तक लगातार शंकराचार्य के पक्ष में और शंकराचार्य के सम्मान में केशव प्रसाद मौर्य बोलते रहे। कल ब्रजेश पाठक ने कहा कि शंकराचार्य के जो शिष्य थे उनके साथ जो कुछ हुआ है और जिसने भी किया है वो महापाप है और उसका नुकसान उसको भुगतना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कल उन्होंने, हाँ बहुत बड़ी बात कही है ब्रजेश पाठक ने। समीर जी हम लोग सुनेंगे भी ब्रजेश पाठक ने क्या कहा, किस तरीके से। और ये कहा कि उन्होंने तो एक कार्यक्रम में कहा, लेकिन उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने फिर वही चीज दोहराई। फिर वही चीज दोहराई। तो जो चीज दोहराई है वो हम लोग सुनते हैं कि उन्होंने दोहराया क्या ब्रजेश पाठक ने। जी बिल्कुल, सुनते हैं क्या कहा है ब्रजेश पाठक ने, फिर उसके बाद बताएंगे कि शंकराचार्य को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में क्या कहा था, जबकि सदन में किसी ऐसे व्यक्ति की चर्चा नहीं होती जो वहां पर उपस्थित ना हो, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ कहा था। पर अपनी ही पार्टी के नेता किस तरह से उनके बयानों का खंडन कर रहे हैं वो दिख रहा है, और खंडन ही नहीं कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। सुनते हैं ब्रजेश पाठक को क्या कह रहे हैं। देखिए, माघ मेले के दौरान जो बटकों की चोटी को खींचा गया है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इसी संबंध में एक प्रश्न के जवाब में हमने कहा था, और ये चोटी खींचना, शिखा खींचना ये पाप नहीं महापाप है, और जो भी दोषी उसको कड़ी सजा मिले। सर अखिलेश यादव लेकिन ट्वीट कर
तो ये कह रहे हैं ब्रजेश पाठक कि वो जो कोई भी होगा उसकी निंदा करेगा, जिस तरह से बर्बरता पूर्वक बहुत बेरहमी के साथ उनको मारा पीटा गया, घसीटा गया। तो ये कह रहे हैं, लेकिन इसको लेकर उत्तर प्रदेश में अब एक बड़ा, चूंकि ये कहा जाता है अमलेंदु जी कि वहां पर लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई चल रही है, बार बार अखिलेश यादव ये जिक्र करते हैं। बिल्कुल, अखिलेश यादव बार बार जो जिक्र करते हैं कि लखनऊ और दिल्ली के बीच लड़ाई चल रही है, और लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई भी इस मामले में भी दिखाई पड़ रही है। और एक तरह से कहा जाए समीर जी की जो बैंड जो है योगी जी का बजा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। अब ये दिल्ली के इशारे पर बजा रहे हैं कि किसके इशारे पर बजा रहे हैं ये तो वो जाने, या खुद ही बजा रहे हैं, अपने आप ही बजा रहे हैं, ये पता नहीं। लेकिन जिस तरीके से वो कह रहे हैं साहब वो चुटिया पकड़ के खींचना पाप नहीं महापाप है, केशव प्रसाद मौर्य भी यही कह रहे हैं। तो भाई अगर दो डिप्टी आपसे अपने नहीं समझ रहे तो आपसे प्रदेश क्या संभलेगा? बुलडोजर लेके जाओ इन डिप्टियों पे, लेकिन नहीं। अब ये डिप्टी दोनों कुछ भी बोल रहे हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो ये लोग तो योगी जी की भाषा में कालनेमी राक्षस का बचाव कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कालनेमी राक्षस का बचाव। हालांकि जिनके लिए कालनेमी राक्षस कहा गया उन्होंने तो बहुत सख्त बयान दिया है, बहुत तगड़ा बयान दिया है। वो चूंकि दूसरे चैनल को दिया इसलिए हम उसको बता नहीं सकते, लेकिन वो तो कहना है कि उन्हें बताया गया कि जिस समय सदन में वो बात कही जा रही थी उस समय नशे में थे, ये उनका कहना है शंकराचार्य का। तो ये हम तो नहीं कह सकते इस बात को किसी तरीके से, लेकिन अगर ये आरोप प्रत्यारोप इस हद तक पहुंच जाएंगे समीर जी तो बड़ा खतरनाक है, धर्म के लिए भी और राजनीति के लिए भी, दोनों के लिए। जी बिल्कुल, ये इस तरह का उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर ये सारी चीजें चल रही हैं। और किस तरह का, क्या मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं, डिप्टी सीएम उनके खिलाफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो महापाप हुआ। लेकिन उनसे भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये महापाप हो रहा था तो आप लोग देखते कैसे रह गए? आप फिर हैं किस लिए सरकार में? आपकी बात अगर नहीं सुनी जा रही तो आप सरकार छोड़ दीजिए। ये बयान देकर आप अपने को कैसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? पब्लिक को पता है कि आप ऐसा किस लिए कर रहे हैं। लेकिन यह भी कहा, विपक्ष कह रहा है कि अपने भीतर की अंदरूनी लड़ाई को विपक्षी नेताओं पर उतार रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो घेराव था विधानसभा का, जिस तरीके से उनके वहाँ से उनको जाने से रोका गया, तमाम नेताओं को नज़रबंद रखा गया, उसको लेकर वहाँ पर नेता सदन है आराधना मिश्रा, उन्होंने योगी सरकार की जमकर आलोचना की है और ये कहा है कि विपक्ष से किस तरीके से डर रही है सरकार। इसलिए डर रही है कि अपनी ही अंदरूनी लड़ाई में उलझी हुई है। सुनते हैं आराधना मिश्रा को क्या कह रही है। बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे उनको और मनरेगा के लिए कर रहे थे, इस देश की जनता, प्रदेश की जो गरीब किसान मजदूर हैं उनके अधिकारों के लिए कर रहे थे। और जिस बर्बरतापूर्व लाठीचार्ज किया गया, बल प्रयोग किया गया, वो इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। देखिए, ये देश संविधान से चलता है और इस देश का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी बात की अभिव्यक्ति को रखें और हम अपने, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे अपने अधिकारों की बात हो, उसका निर्वहन करें। तो ये देश संविधान से चलेगा, किसी की इच्छा से नहीं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जो बयान है माघ मेले को लेकर, उनका जिन्होंने भी बटकों की चोटी खींची है उनको महापाप पड़ेगा, उनके बयान को आप कैसे देखते हैं? ये तो हम लोग पहले कह रहे थे, आज इस सरकार के डिप्टी सीएम कह रहे हैं, तो ये तो बात और पुष्ट हो गई जो कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्षी दल कह रहे थे। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। देखिए, राहुल गांधी इस देश को एक रखने के लिए उन्होंने इस देश को कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक एक सूत्र में भारत जोड़ो में जोड़ा है। वो एक ऐसे नेता है जिन्होंने हमेशा गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की बात को बेबाकता से सदन में भी रखा है और सड़क पर भी रखा है। तो जिस तरीके से विपक्ष को, कांग्रेस के प्रदर्शन को रोका गया, लाठीचार्ज किया गया, लोगों पर, कांग्रेस के नेताओं को नज़रबंद किया गया, ये बहुत लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है। और कहा यह जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पार्टी अपनी भीतरी अंदरूनी लड़ाई में इस तरह उलझी हुई है, जिसका नज़ारा दिखाई पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं किसी मुद्दे पर और उसी राज्य के डिप्टी सीएम कुछ कह रहे हैं। हाँ, अलग अलग बयान जिस तरीके से आ रहे हैं एक ही मसले पर, और सरकार के मुखिया कुछ कह रहे हैं और डिप्टी मुखिया जो हैं वो कुछ कह रहे हैं, और दोनों बिल्कुल उलट बयान दे रहे हैं। तो ये अगर दोनों उलट बयान दे रहे हैं तो फिर सरकार में एक रूपता कहाँ है?
भाई आपकी गठबंधन की सरकार भी नहीं है, आपकी तो डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन को पीछे के तो गार्ड जो बैठे हुए हैं वो रोक रहे हैं क्या? मतलब गार्ड किसी और दिशा में ले जाना चाहते हैं और इंजन किसी और दिशा में जाना चाहता है, तो ऐसी गाड़ी का तो एक्सीडेंट बहुत तगड़ा होगा फिर, यही समझा सकता है। तो यही शिवपाल यादव जो है नेता समाजवादी पार्टी के, उनका भी कहना है। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं शिवपाल यादव, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता हैं और राज्य सरकार को भी घेर रहे हैं। सुनते हैं। कि जो चोटी खींची गई वो उनको महापाप पड़ेगा, उन्होंने पाप किया है, महापाप किया है। सर कैसे देख रहे हैं उनके बयान को डिप्टी सीएम? देखिए, वो उसी पार्टी के हिस्सा हैं और मंत्रिमंडल में भी हैं, तो अगर उनको इतना ही बुरा लगा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उनको भी लगेगा, पाप उनको इसलिए लगेगा कि उसी मंत्रिमंडल के वो भी सदस्य हैं, तो अपमान तो वहीं से हुआ है, तो तुरंत उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये सीधे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए और पाप तो उन पर भी लगेगा क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, ब्रजेश पाठक ने भी इसके लिए पाप शब्द का इस्तेमाल किया है, अपराध, महापाप, अपराध नहीं, और इसलिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराध नहीं कहते, वो पाप का इस्तेमाल करते, तो यही कहा कि पाप नहीं महापाप है। तो अब जिसको उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है पाप नहीं महापाप बता रहा है, तो उसको उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर क्या बताएंगे? अब ये सवाल है। तो ये आपस की लड़ाई जो है, जो जिस तरह से दिखाई पड़ रही है, ये बड़ी गंभीर होती चली है। मुख्यमंत्री तो उसी चीज को जिसको ब्रजेश पाठक महापाप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने कहा वो कानून व्यवस्था बना रहे थे, विधानसभा में उन्होंने विधानसभा में कही हुई बात जो ऑन रिकॉर्ड है। जी हाँ, ब्रजेश पाठक तो बाहर कह रहे हैं, कल को ये भी कह सकते हैं मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, लेकिन विधानसभा में जो कहा गया वो तो रिकॉर्ड पर है, वो रिकॉर्ड है। यानी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो कानून व्यवस्था हमने बनाया और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि महापाप हुआ है। तो ये क्या है, ये कौन तय करेगा? निश्चित तौर पर लोकतंत्र में ये सारी चीजें जनता तय करती है, लेकिन शिवपाल यादव इस्तीफा मांग रहे हैं मुख्यमंत्री का, क्योंकि उन पर उनके अपने मुख्य डिप्टी सीएम ही भरोसा नहीं कर रहे हैं, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इधर जिस तरह से पीडीए यानी जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं अखिलेश यादव, विपक्ष करता है, उसका भी मजाक उड़ाया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उसको लेकर कांग्रेस के नेता हैं अजय कुमार लल्लू, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इस समय ओडिशा के प्रभारी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जबरदस्त हमला बोला है कि किस तरीके से पिछड़ों और दलितों का इनकी पार्टी में सम्मान होता है, वो बताए। सुन लेते हैं अजय कुमार लल्लू क्या कह रहे हैं। आप दलित के घर में भोजन करने भी जाते हैं, आप कहते हैं सारे हिंदू एक हैं, हम भी मानते हैं सारे हिंदू एक हैं। आप कहते हैं मुसलमानों से खतरा है, आप लगातार धर्म की चाशनी में नौजवानों को भटकाते हैं, गुमराह करते हैं। मेरा आपसे सिर्फ सवाल है, आपको तो पीठ का पीठाधीश्वर अवैधनाथ जी ने बना दिया, क्योंकि आप उनके मामा के लड़के हैं, इसलिए आप उनके भतीजे लगेंगे, इसलिए आपको पीठ का पीठाधीश्वर बना दिया। क्या योगी आदित्यनाथ जी आप किसी ब्राह्मण को, किसी दलित को, किसी पिछड़े को उस मंदिर का आने वाले दिन में मठाधीश घोषित करेंगे? नहीं कर पाएंगे। मेरा सवाल है आपसे, 30,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति को रखना पीठ में है। अगर आप के अंदर हिम्मत है, आप सभी को अपना हिंदू भाई मानते हैं, तो आने वाले समय में आप अपने पीठ का पीठाधीश्वर किसी ब्राह्मण को या किसी दलित को या किसी पिछड़ा को घोषित कर दीजिएगा या किसी एसटी को घोषित कर दीजिएगा। मैं मान जाऊंगा आप हिंदू हृदय सम्राट हैं। और आप सभी मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात याद रख के रखिएगा, ये पंचवादी लोग हैं। अवैधनाथ जी ने योगी आदित्यनाथ जी को जब कुर्सी सौंपी थी, पीठ का पीठाधीश्वर बनाया था, उस समय वो उनके मामा के लड़के थे। क्या ये पंचवाद नहीं है?
तो अब योगी आदित्यनाथ दलितों पिछड़ों के कितने बड़े समर्थक हैं, और यही उनके जो पीडीए का मजाक उड़ाते हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या किसी दलित को, पिछड़े को अपने मठ का महंत बना देंगे, लेकिन खुद तो छोड़ ही नहीं पाया मुख्यमंत्री बनने के बाद भी। हाँ, छोड़ ही नहीं पाए और छोड़ पाएंगे, इसको भी लेकर बहुत संशय की स्थितियां बनी हुई हैं समीर जी, कि छोड़ पाएंगे कि नहीं छोड़ पाएंगे। और इसको लेकर शंकराचार्य भी सवाल उठा रहे हैं, हालांकि मुख्यमंत्री भी शंकराचार्य पर सवाल उठा रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बात वही है कि धर्म के मामले में कोई मुख्यमंत्री कैसे हस्तक्षेप कर सकता है, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे गैर बीजेपी का हो। मान लीजिए कल को यहाँ अखिलेश यादव की सरकार होती और अखिलेश यादव कह देते कि शंकराचार्य नहीं है, बीजेपी क्या कर रही होती उस समय, कैसा उधम काट रही होती, पूरे प्रदेश को आग में झोंक दिया होता बीजेपी ने। तो यही इस तरीके की चीज़ें जो है, तो धर्म के मामले में बीजेपी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और लगातार सवाल उठ रहे हैं, दूसरे शंकराचार्य जो है उनका साफ तौर पर बयान है, उनका कहना है कि आरएसएस कहीं से भी हिंदू धर्म का नहीं है, कहीं शास्त्रों से ये शास्त्र सम्मत ये बातें नहीं करते हैं, ये अपने को साबित करना चाहते हैं। तो ये इनके ऊपर बहुत ज़्यादा आरोप जो है समीर जी लगे हुए हैं। ये बिल्कुल, ये आप तमाम आरोप लगे हुए हैं और वही सवाल उठा रहे हैं कि आप तो मजाक उड़ा रहे हैं लेकिन आप खुद क्या करते हैं। बहरहाल, लेकिन जो सवाल सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उनके अपने ही डिप्टी सीएम उठा रहे हैं कि जो कुछ हुआ संगम में माघ मेले के दौरान शंकराचार्य के शिष्यों के साथ वो महापाप है, और उसकी कौन ऐसा होगा जो उसकी भर्त्सना न करे, उसकी आलोचना न करे। अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है वो बिल्कुल सतह पर दिखाई पड़ रही है। इधर अंदरूनी लड़ाई चल रही है कांग्रेस में भी, असम में। वहां पर भूपेन बोरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उनके और इस्तीफे के बाद उनको बीजेपी में लाने की कोशिशें हो रही हैं, पर उनके इस्तीफे को लेकर मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई क्या कह रहे हैं, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। There were many rumors regarding the close relationship between Himanta Biswa Sharma and Bhupen Bora. We tried our best to not believe in these rumors and speculations. But we always wondered how information related to confidential meetings were known by journalists, a particular journalist close to Himanta Biswa Sharma. And now these rumors and speculation both within the party and outside the party have come to light that they were true, because a day after leaving the Congress party, resigning from the Congress party, Bhupen Bora had no qualms about joining rumors regarding the close relationship between Himanta Biswa Sharma and Bhupen Bora. तो भूपेन बोरा को लेकर यही कह रहे हैं कि बहुत सारे र्यूमर्स थे कि हिमंता बिश्व शर्मा से उनके संबंध हैं, बातें हो रही है, लेकिन हमने उस पर विश्वास नहीं किया, कोशिश की रहे, लेकिन आखिरकार वो सारी चीज़ें सही निकल गई। वो कह रहे हैं गौरव गोगोई कि हम हमेशा हैरान रहते थे कि गोपनीय मीटिंग से जुड़ी जानकारी हिमंता बिश्व शर्मा के करीबी एक खास पत्रकार को कैसे पता चली। ये अफवाहें सच निकली। कांग्रेस से इस्तीफा देने के एक दिन बाद भूपेन बोरा को बीजेपी में शामिल होने और हिमंता बिश्व शर्मा के सामने सरंजा करने में कोई हिचक नहीं हुई। ये हिमंता बिश्व शर्मा की हताशा को भी दिखाता है कि आज पूरा राज्य हैरान है कि 4000 एकड़ जमीन एक परिवार की कैसे हो गई। कांग्रेस पार्टी अपने अलग अलग प्रोग्राम के जरिए हिमंता बिश्व शर्मा के रियल एस्टेट एम्पायर का पर्दाफाश करने में कामयाब रही है, इसलिए उन्हें जनता का ध्यान भटकाने के लिए फैसला लेना पड़ा। इससे कांग्रेस पार्टी के कैंपेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम लड़ाई जारी रखेंगे और हिमंता बिश्व शर्मा को सत्ता से हटाएंगे। कुछ समय पहले हिमंता बिश्व शर्मा ने भूपेन बोरा की पब्लिक में की गई गंदी हरकतों की बुराई की थी, जब वे महिला कांग्रेस की एक लीडर से बात कर रहे थे। महिला आयोग भूपेन बोरा के खिलाफ जांच कर रहा है। अब हिमंता बिश्व शर्मा को लगता है कि भूपेन बोरा सबसे ईमानदार हिंदू नेता है। हाँ बिल्कुल। अब ये कि अब जांच कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि जांच जब वो
बीजेपी में चले जा रहे हैं तो फिर जांच की कोई जरूरत नहीं रह जाती है, फिर तो सर्टिफिकेट मिल गया। उसकी एक लंबी कहानी है, खुद हेमंता बिस्वा शर्मा उसके बहुत बड़े उदाहरण है। बहरहाल क्या कुछ होता है, राजनीति बहुत कई तरह से पलटी मारती दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में खासतौर से जिस तरह से मुख्यमंत्री और उनके दोनों उप मुख्यमंत्री अलग अलग दिशा में जाते दिख रहे हैं, वो वहां की सरकार के लिए कोई बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। इसलिए क्योंकि जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं उनको केंद्रीय नेतृत्व का करीबी माना जाता है और यहां तक राजनीति में चर्चाएं होती हैं कि वो जो कुछ भी करते हैं केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर करते हैं। तो रहेगी इन सब पर नजर। आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।